एप्स्टीन फाइल्स ने जब से पर्दा उठाया है, दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। लेकिन ज़्यादातर तवज्जो सिर्फ चंद मशहूर नामों पर है। असल कहानी, जो एक बहुत गहरा राज है, वो इन्हीं फाइलों में कहीं दबी हुई है। और ये एक ऐसी कहानी है जो न्यूयॉर्क के आलीशान पेंट हाउसेस को सीधा पाकिस्तान के दूर दराज, जंग से मुतासरा कबायली इलाकों से जोड़ती है। आज हम इसी खुफिया जंग की परतें खोलेंगे। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, जेफरी एप्स्टीन, एक बदनाम ज़माना अमीर शख्स जिसकी मौत भी एक मौम्मा बनी हुई है, आखिर उसे वो खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्यों भेजी जा रही थीं जो सिर्फ दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के लिए मखसूस होती हैं? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई अफवाह नहीं, ये ठोस सबूत है। दस्तावेज़ात चीख चीख कर बता रही हैं कि 2013 से 2018 तक, यानी पूरे 5 साल, जेफरी एप्स्टीन को बाकायदगी से इंतहाई क्लासिफाइड रिपोर्ट्स मिलती रहीं। वो सिर्फ कोई बाअसर शख्स नहीं था, बल्कि वो इस खुफिया नेटवर्क का एक अहम मोहरा था, एक ऐसा शख्स जिसे रियासत के राज भेजे जा रहे हैं। तो आइए इस खुफिया फाइल को खोलते हैं। आखिर एप्स्टीन के इनबॉक्स में था क्या? ये कोई मामूली गपशप नहीं थी, ये वो मालूमात थीं जिनका ताल्लुक आलमी ताकत, जंग और जासूसी से था। ज़रा इन मौज़ूआत की संगीनी तो देखें। तालिबान के साथ होने वाले खुफिया मुज़ाकरात, अमरीकी ड्रोन हमलों के खुफिया नताइज, और सबसे चौंका देने वाली बात ये कि पाकिस्तान में गेट्स फाउंडेशन की पोलियो मुहिम पर अंदरूनी ब्रीफिंग्स। ये सब कुछ एक ऐसे शख्स को भेजा जा रहा था जो हुकूमत का हिस्सा तक नहीं था। सवाल ये है कि कैरिबियन जजीरे पर बैठा एक शख्स पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? अब ज़रा इस मालूमाती पाइपलाइन को समझें। एक तरफ है इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जो इंतहाई खुफिया रिपोर्ट्स भेज रहा है। बीच में है जेफरी एप्स्टीन, एक पुरअसरार वसूल कुनिंदा। और दूसरी तरफ है बोरिस निकोलिक, जो बिल गेट्स के सबसे करीबी मुशीरों में से एक थे। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बज़ाहिर फलाही काम को सीधा खुफिया इंटेलिजेंस की दुनिया से जोड़ता है। अब हम इस कहानी का रुख सीधा पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं। एप्स्टीन की फाइलों में मौजूद मालूमात का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के ज़मीनी हालात से था, ख़ास तौर पर पोलियो मुहिम से। ये अल्फाज बराह रास्त एक खुफिया रिपोर्ट से लिए गए हैं जो एप्स्टीन को भेजी गई थी। वैक्सीनेशन मुहिम अब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा थी। ज़रा इसका मतलब समझें, यानी एक खालिस इंसानी हमदर्दी की मुहिम जो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए थी, उसे एक फ़ौजी हथियार में बदल दिया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? एक हेल्थ कैंपेन को फ़ौजी हथियार क्यों बनाया गया? इसका जवाब हमें माजी में मिलेगा, सन 2011 में। और वो इब्तिदा थी उसामा बिन लादेन को तलाश करने का बदनाम ज़माना ऑपरेशन। यही वो ऑपरेशन था जिसने सेहत आमा और जासूसी के दरमियान की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला दिया। तो देखें ये सब हुआ कैसे। 2011 के शुरू में CIA ने एबटाबाद में एक जाली पोलियो मुहिम शुरू की। डॉक्टर शकील आफरीदी को इस्तेमाल करके बिन लादेन के कंपाउंड से DNA के नमूने इकट्ठे करने की कोशिश की गई। 2 मई को ऑपरेशन कामयाब हुआ, बिन लादेन मारा गया। उसके बाद व्हाइट हाउस ने वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था और एक बहुत ख़तरनाक मिसाल कायम हो चुकी थी। और ये सब कुछ कवर्ट ऑपरेशन के नाम पर किया गया। ये इंटेलिजेंस की दुनिया का एक बुनियादी उसूल है। काम इस तरह करो कि अगर पकड़े जाओ तो हुकूमत आसानी से कह सके कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये धोखे और इनकार का एक मुनज़्ज़म खेल है। लेकिन बिन लादेन ऑपरेशन कोई एक वाक़या नहीं था, ये एक पूरी हिकमत अमली का हिस्सा है। एक ऐसा खुफिया नेटवर्क जहां निजी कंपनियों, NGOs और यहाँ तक के फलाही इदारों को जासूसी के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पहली मिसाल देखें, वैलेरी प्लिम्की। दुनिया के लिए वो एक कामयाब एनर्जी कंसल्टेंट थीं, लेकिन उसके सूट के नीचे एक और हकीकत छुपी हुई थी। इसकी कंपनी ब्रूस्टर जेनिंग्स मुकम्मल तौर पर जाली थी। ये CIA का एक फ्रंट था। इसका असल मिशन था इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना। ये इस तरीक़ेकार की एक बेहतरीन मिसाल है। जासूसी सबकी नज़रों के सामने, लेकिन मुकम्मल तौर पर पोशीदा। दूसरी केस स्टडी तो सीधी पाकिस्तान से जुड़ी है और इसके नतायज बहुत संगीन थे। रेमंड डेविस का नाम शायद बहुत से लोगों को याद होगा।
کاغذوں پر ریمنڈ ڈیوز امریکی سفارت خانے کا ایک ٹیکنیکل سٹاف تھا۔ حقیقت میں وہ CIA کا ایک خفیہ کانٹریکٹر تھا جو لاہور میں عسکریت پسندوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر جنوری 2011 میں لاہور کی سڑکوں پر گولی چلی۔ ڈیوس نے 5 پاکستانیوں کو ہلاک کر دیا، اور اس ایک واقعے نے پاکستان اور امریکہ کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس وقت کے امریکی سفیر کیمرن منٹر کی مایوسی ان کے اپنے الفاظ میں سنیں، CIA میری پیٹھ پیچھے کام کر رہی تھی اور ہماری سفارتکاری کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ خفیہ جنگیں خود امریکی حکومت کے اندر بھی ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں، جاسوسوں اور سفارتکاروں کے درمیان۔ اس پورے سسٹم کو اکنامک ہٹ مین ماڈل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک 4 قدمی منصوبہ ہے۔ پہلا قدم، CIA ہونہار افراد کو بھرتی کرتی ہے۔ دوسرا، انہیں بڑی بین الاقوامی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے۔ تیسرا قدم، وہ اپنی کارپوریٹ پوزیشن کو انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے ایک کور کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور آخری مقصد، امریکی اقتصادی اور سیاسی اثر و رسوخ کو دنیا بھر میں بڑھانا۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو کارپوریشنز کو جاسوسی کے ہتھیار میں بدل دیتا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ان تمام خفیہ کارروائیوں کے حقیقی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اس کی انسانی قیمت کیا تھی؟ اور اس کی قیمت بہت بھاری تھی، تباہ کن تھی۔ وہ پولیو ورکرز، مرد اور عورتیں جو صرف بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانا چاہتے تھے، انہیں جاسوس سمجھا گیا، ان پر حملے ہوئے اور انہیں قتل کیا گیا۔ عوام نے حفاظتی ٹیکوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، اور انسانی ہمدردی کا کام ہمیشہ کے لیے جاسوسی کے شک سے داغدار ہو گیا۔ اور اب اس کہانی کی آخری کڑی، یہ ہیں $2.5 ملین۔ یہ رقم گیٹس فاؤنڈیشن نے اسی تھنک ٹینک انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ کو دی تھی، وہی ادارہ جو جیفری ایپسٹین کو پاکستان کے بارے میں خفیہ رپورٹس بھیج رہا تھا۔ پیسہ، طاقت، فلاح و بہبود اور جاسوسی، سب کچھ ایک ہی پیچیدہ اور خطرناک جال میں بنا ہوا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، جب خیرات جاسوسی کا پردہ بن جائے، جب مدد کا ہاتھ دھوکے کا آلہ بن جائے، تو اس کی اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اس کی قیمت وہ معصوم لوگ ادا کرتے ہیں جن کی مدد کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہی وہ سچ ہے جو ایپسٹین کی فائلوں میں سب سے گہرا دفن ہے۔